बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक दोस्त ने पूछा है कि पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात की सालसी से, इन मुज़ाकरात की मसरतकारी से क्या फ़ायदा हुआ। तो मैंने उन्हें बताया कि इन मुज़ाकरात से पहले आबनाए हुरमुज़ से मुख्तलिफ जहाज़ पाकिस्तानी झंडे लगाए गुजर जाया करते थे। यानी पाकिस्तान के जहाज़ तो गुजरते थे, जिसने पाकिस्तान के झंडे लगाए उसे भी गुजरने दिया गया, और यह कहा जा रहा था पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से। लेकिन अब सूरत हाल यह है, अब से थोड़ी देर पहले की, कि आबनाए हुरमुज़ से पाकिस्तान के दो जहाज़ों को अचानक वापस भेज दिया गया है। और जराये के मुताबिक पाकिस्तान नेशनल शिपिंग के दो जहाज शालामार और गैर खैरपुर को आबनाए हुरमुज़ पहुंचने के बाद अचानक वापस लौटने का कह दिया गया। ये जहाज चंद रोज कबल कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए रवाना हुए थे, जहां उन्होंने करोड़ों लीटर खाम तेल लोड करना था। इत्तलात के मुताबिक दोनों जहाजों को हरमज में दाखिले के बाद नागुजीर वजूहात की बिना पर आगे बढ़ने से रोक दिया गया है, जिसके बाद इन दोनों जहाजों के कप्तानों आसिफ और शाहीन ने अहकामात पर अमल करते हुए इन जहाजों का रुख खलीज अमान की जानिब मोड़ दिया है। जरा ये दावा कर रहे हैं कि अब इन जहाजों को मतबादल बंदरगाहों जैसे फजीरा या यंबूख की तरफ भेजे जाने का इम्कान है। इस पेशरफ्त को खित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान के लिए तेल की तरसील और बहरी सरगर्मियों पर असर पड़ सकता है। तो अंदाजा लगाएं। इस हवाले से दीगर तफसीलात भी रखते हैं आपके सामने कि कैसे अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक शदीद तरीन होलनाक धोखा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त क्या फरमा रहे हैं, ईरान का रद्द अमल आबनाए हुरमुज़ के हवाले से क्या है, क्या ईरानी और इसराइली वफ्द अभी तक पाकिस्तान में है या रवाना हो चुके हैं, इस हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें आई हैं सामने। इनकी तफसीलात रख देते हैं आपके सामने, क्योंकि सीनियर सहाफ़ी वड्डे एंकर वेले कलमनगार मुलाजम सहाफ़ी तलत हुसैन साहब ने फरमाया कि जो सेकेंडरी लीडरशिप है अमरीकी वफ्द की, वो पाकिस्तान में मौजूद है। बाद में फिर उसकी तरदीद आ गई और वड्डे सहाफ़ी को बता दिया गया कि नहीं जनाब, ऐसा नहीं हुआ, वो जा चुके हैं। इन तमाम तर मामलात का, चीज़ों का एक बैकग्राउंड है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान आबनाए हुरमुज़ को खोलने का वादा पूरा करने में नाकाम रहा है, और हम अब ज़बरदस्ती खुलवाएंगे, दाखिल होने वाले तमाम जहाज़ों को वहां रोकेंगे, ईरानी जहाज़ों को तबाह करेंगे, हर मुल्क के जहाज़ को गुजरने की इजाज़त देंगे, और हम ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये वो बात क्यों कर रहे हैं, और ईरान क्या कह रहा है, कि कौन सा ऐसा मौका था कि जब मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकते थे, लेकिन उसके बाद फिर मुज़ाकरात के दरमियान इसराइल की जानिब से नेतन्याहू की कॉल्स, डोनाल्ड ट्रंप के बार बार राब्ते, और फिर इस दौरान क्या कुछ हुआ। मैं सबसे पहले आपको लेकर आगे बढ़ूंगा उस खबर की जानिब जो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान आने के बाद इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें मौसूफ ये फरमाते हैं कि हमारी फौज ईरान में जो कुछ बचा है उसे खत्म कर देगी, और आबनाए हुरमुज़ पर हम अब नाकाबंदी करेंगे। मौसूफ ये कहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं, मुसल्लह हैं, और जो कुछ ईरान में बचा है हम उसे तबाह कर देंगे। पहले कहते हैं जनाब बहुत से नुकात पर इत्तफाक हुआ, मुलाकात अच्छी हुई। जो नुकता ज्यादा मसले वाला है, यानी जोहरी ईरान, उस पर इत्तफाक नहीं हुआ। और फिर कहने लगे कि अमेरिका की बेहतरीन बहरिया आबनाए हुरमुज़ से आने जाने वाले तमाम बहरी जहाजों को रोकने का अमल फौरी शुरू कर देगी। किसी वक्त में हम हरमज से सबको आने जाने की इजाजत देने की बुनियाद पर पहुंच जाएंगे। ईरान ने ऐसा नहीं होने दिया। बारूदी सुरंग है अगर वहां, जिसके बारे में ईरान के अलावा कोई नहीं जानता, तो हम जनाब ऐसी तमाम जो बारूदी सुरंगें तबाह करेंगे। और कहने लगे कि ये आलमी भत्ताखोरी है, और दीगर ममालिक खसूसन अमरीका ये भत्ता नहीं देगा, ये गैर कानूनी टूल है, और हम उन सुरंगों को तबाह करना शुरू करेंगे और ईरानियों को जहन्नम रसीद किया जाएगा। ये अल्फाज, वो बास्टर्ड के अल्फाज भी उन्होंने इस्तेमाल किए। और फिर कहने लगे कि बहरिया ईरान की हमने तबाह कर दी है, त्यारा शिकन और रडार नाकाम हो गए हैं, और खामनाई और दीगर रहनुमा दुनिया में नहीं रहे। ये सब ईरान की जोरी ख्वाहिश की वजह से हो रहा है। और फिर आगे चलकर कहते हैं कि उसकी बेइज्जती है, उसका मुस्तकिल नुकसान है, वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यानी इस किस्म की जुबान जो है वो उनकी जानिब से इस्तेमाल की गई। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया, ईरान, अमरीका डील ना होने पर शदीद मायूस हैं, जहां पाकिस्तान के अंदर कुछ साफियों की जानिब से बड़ी उम्मीदें दिलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि बड़ी कुछ अचीवमेंट हो गई। पाकिस्तान की पोजीशन इसलिए भी नाजुक हो गई कि ऐन मुज़ाकरात के दरमियान सऊदी वजीर खजाना पाकिस्तान आते हैं। इस किस्म की खबरें आती हैं कि
यूएई जिसने भारत के साथ दफाई मुआहदा कर लिया और पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदे के बाद उसकी कुछ ख्वाहिशात थी पाकिस्तान से मुतल्लिक जो पूरी नहीं हुई, पैसे उन्होंने अपने वापस मांग लिए बरसा बरस से जो पाकिस्तानी अकाउंट्स के अंदर पड़े हुए थे। फिर कुछ मखसूस सहाफ़ियों को खोल दिया गया, वो फिर जो पहले कभी यूएई के गुन गाया करते थे उनके खिलाफ वो ट्वीट्स लेकर आ गए मैदान में, जो कभी बड़ा उन्हें फैसिलिटेट किया करते थे साउथ पंजाब में उनके महलों और उनकी शिकारगाहों को, अब वो फिर जनाब उनके खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं। उसके बाद सऊदी वजीर खजाना आते हैं पाकिस्तान, फिर खबर आती है कि कतर और सऊदी अरब अब पाकिस्तान को $5 अरब दे रहे हैं। फिर सऊदी वजीर दफा इसकी तस्दीक कर देते हैं, सऊदी वजारत दफा कि पाकिस्तान के 2 जंगी तैयारे रियाज पहुंच चुके हैं, सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। और फिर मरियम नवाज साहबा के फेवरेट यूट्यूबर रिजवान रजी दादा साहब फरमाते हैं कि रुख उनका जो है वो ईरान की जानिब है। तंजिया अंदाज में एक ट्वीट करते हैं कि जनाब ये एक मैसेज है, यानी यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन से अकाउंट हैं, किसके करीब हैं, जो कि मुसलमानों को एक दूसरे के आमने सामने लाना चाहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 2 पाकिस्तानी जहाज, जी हां, मैं दोबारा उनकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं कि 2 पाकिस्तानी जहाज़ों को अबनाए हुर्मुज़ पहुंचने के बाद अचानक वापस भेज दिया गया है। पाकिस्तान के सफारती जराए, पाकिस्तान के दफाई जराए इसे वो संगीन धोखा करार दे रहे हैं, उसके साथ जोड़ रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक वादा किया गया था कि अगर आप ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर ले आए तो हम इस किस्म की शराइत सामने नहीं रखेंगे कि जिनको पूरा करना, जिन पर अमल करना, जिनको मान लेना ईरान के लिए नामुमकिन हो। लेकिन इसके बावजूद वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर अमेरिका मामला ले आया, जोहरी मामला और यूरेनियम अफजूदगी का, उस पर जो मौक़िफ़ अमेरिका की जानिब से इख्तियार किया गया उस किस्म के मौक़िफ़ का इशारा तक नहीं किया गया था। पाकिस्तान के सफारती ज़राए भी ये दावा कर रहे हैं कि ये एक संगीन धोखा है कि जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात नाकाम हुए। ईरानी खबर रसां एजेंसी फारस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 2 पाकिस्तानी परचम बरदार तेल बरदार जहाज आबनाए हुर्मुज़ के मुकाम पर पहुंचने के बाद आगे बढ़ने से नाकाम रहे। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के दोनों जहाज हैं जनाब शालामार और खैरपुर, ये अबनाए हुर्मुज़ से गुजरकर अपनी मंजिलों कुवैत और यूएई के लिए रवाना हुए थे। दोनों जहाज़ों को जो हुर्मुज़ में दाखिले के बाद आगे बढ़ने से रोक दिया गया, फिर अहकामात मिले और उसके बाद इनका रुख खलीज अमान की जानिब मोड़ दिया गया और इन्होंने करोड़ों लीटर खाम तेल लाना था कुवैत से भी, यूएई से, और अब मुमकिन तौर पर वो फजीरा या यम्बू जा सकते हैं। और इसे एक बड़ी डेवलपमेंट इसलिए भी करार दिया जा रहा है कि इन मुज़ाकरात की फैसिलिटेशन से पहले पाकिस्तानी जहाज़ों को ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि जनाब इतना फैसिलिटेट कर रहा है ईरान पाकिस्तान को अबनाए हुर्मुज़ में कि वहां पर जो जहाज पाकिस्तान का परचम लहरा कर गुजरेंगे, जो पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे, ये पाकिस्तानी परचम की इज्जत है कि ईरान उसे गुजरने दे देगा। अब आप खुद जरा कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय दें कि मुज़ाकरात से पहले तो पाकिस्तान का झंडा कोई भी अगर लगाए तो उसे भी गुजरने की इजाजत है, और मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान के अपने जहाज जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगा रखा है उन्हें भी वापस कर दिया जाता है। तो अब जरा खुद ही बताए कि तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। ऐसा ही है ना वो शेर, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस मौजूदा सूरत हाल का, और इसकी बुनियाद वही मुज़ाकरात बने हैं जिन मुज़ाकरात के हवाले से कहा यह जा रहा था कि सालसी के लिए अच्छे मेजबान पाकिस्तान को मुज़ाकरात से बहुत कुछ हासिल हुआ, आगे रास्ता क्या है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इसहाक डार साहब उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि जनाब अमेरिका और ईरान के दरमियान हम सहूलतकार का किरदार अदा करेंगे। आसिम मुनीर साहब ने मुश्किल और तामीरी मुज़ाकरात के लिए मावनत की है। अमेरिका के नायब सदर और ईरानी वफ्द ने अच्छा मेज़बान करार दिया है। मेज़ जो पाकिस्तान ने सजाई उसे बड़ी सफारती कामयाबी कहा जा रहा है, लेकिन हतमी मुआहदा न होने पर इस्लामाबाद में मायूसी है, ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि इन मुज़ाकरात से पाकिस्तान को क्या हासिल होगा, क्योंकि अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो फिर पाकिस्तान के लिए आगे का क्या रास्ता होगा। ये इंतहाई खतरनाक सवाल है, क्योंकि बात यह की जा रही है कि खुदा न खास्ता अगर अब आगे चलकर मामलात जंग की जानिब बढ़े तो पाकिस्तान कहां खड़ा होगा, क्योंकि सऊदी वजारत दफा ने जब यह तस्दीक कर दी कि पाकिस्तान से
فوجی دستہ مشرقی خطے میں واقع شاہ عبد العزیز فضائی اڈے پر پہنچا ہے، جس میں جنگی جہاز بھی شامل ہیں، معاون طیارے بھی ہیں، اور اس کا مقصد جو ہے وہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر امن و امان کو فروغ فراہم کرنا ہے۔ اور ڈاکٹر فاروق حسنات جو کہ اینالسٹ ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو پاکستان کو ایک انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا ہوگا، کیونکہ اگر امریکہ نے ایران پر دوبارہ حملے شروع کر دیے تو پھر ایران بھی خطے میں امریکہ کے اتحادی ممالک پر بیسس پر ڈیفینیٹلی حملہ کرے گا، کیونکہ امریکہ جو حملے کرے گا وہ ان بیسس سے ہی ہوں گے جو کہ خلیجی ریاستوں کے اندر امریکی بیسز ہے۔ پہلے بھی ایسے ہوا کہ قطر ہے، کویت ہے، یو اے ای ہے یا سعودی عرب ہے، ان کی بیسس سے جو امریکہ نے ایران کے اوپر حملے کیے، ایران نے اس کا جواب دیا، اور اس کے بدلے میں اس وقت یو اے ای میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہے، سعودی عرب میں، قطر میں، کویت میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ اور اب تمام اینالسٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایران نے خطے میں امریکی ممالک کے اتحادی ممالک پر، امریکہ کے اتحادی ممالک پر حملے کیے، تو کیونکہ اب تک ایران نے سعودی عرب پر بہت کم حملے کیے ہیں، لیکن اگر جنگ دوبارہ شروع ہوئی اور ایران نے سعودی عرب پر بھی حملے کیے تو پھر پاکستان پر دباؤ شدید بڑھ جائے گا، اور جو جہاز وہاں پہنچے ہیں ان کے حوالے سے سعودی عرب کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ رسپانس کریں ایران کے خلاف، اور خدا نخواستہ اگر کوئی اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر اس وقت جو فرقہ وارانہ صورتحال ہے جس کے اوپر کچھ لوگ دانت تیز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پہلا بھی دیکھا کچھ ایسے اکاؤنٹس جن کا تعلق خاص طور پہ نون لیگ کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں، وہ نام میں نہیں لیتا، آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ کس قسم کی زبان وہ استعمال کرتے ہیں اس موقع کے اوپر، اس حوالے سے خاص طور پر ایران کے بھی حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان پاکستان کے اندر واحد اس وقت پرسنالٹی ہیں کہ لوگ پاکستانیوں کی نوجوان نسل تمام تر قسم کی فرقہ واریت سے، کسی بھی مذہب سے، قوم سے، نسل سے، زبان سے، عصبیت سے، صوبائیت سے، اس سے بالا تر ہو کر جو ہے وہ عمران خان صاحب سے پیار کرتی ہے، ان کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے جو کہ نئے پاکستان کا نظریہ۔ لیکن جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اب یہ اطلاعات ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بار پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کی یاد آئی ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ساری صورتحال کے اوپر عمران خان صاحب سے ایک ملاقات ہو، عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آئے، اور اس ٹویٹ کے نتیجے میں پاکستان کے اندر کوئی اس قسم کا ماحول بن جائے کہ جو بھی فیصلہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستانی فوج آگے چل کر اس جنگ کے حوالے سے جو ممکنہ طور پر جس میں ایران اور سعودی عرب آمنے سامنے آ سکتے ہیں، اس پر پاکستانی فوج جو موقف اختیار کرے، اس پر کوئی ایسا ٹویٹ عمران خان صاحب سے حاصل کر لیا جائے کہ اس ٹویٹ کے بعد پاکستان میں صورتحال کو جو ہے وہ قابو اس کے اوپر پایا جا سکے، کیونکہ پہلے اس قسم کے بیانات گردش میں ہیں کہ کہا گیا کہ جنہیں ایران پسند ہے وہ ایران چلے جائیں، پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر کچھ ادھر ہوا تو رد عمل پاکستان میں ہم برداشت نہیں کریں گے، لیکن وہ تو ایسی صورتحال کے اندر تھا کہ اگر امریکہ وہاں کچھ کرتا ہے، اب اگر خدا نخواستہ پاکستان سعودی عرب کی خواہش پر ایران پر کسی قسم کی کوئی کارروائی کرتا ہے تو صورتحال پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی، بین الاقوامی محاذ پر، سفارتی سطح پر، اندرونی سطح پر مشکل اس لیے بھی ہو جائے گی کہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر ہم ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر فرقہ واریت اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے جو جنرل ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا تھا، کس طرح سے اس فرقہ واریت کے ناگ سے اس مارشل لا کا جو نظام تھا اسے بڑھاوا دیا گیا، کس طرح سے اس فوجی حکومت کی بنیاد جو ہے وہ اسی فرقہ واریت کے اوپر رکھی گئی، اور آگے چل کر جو پاکستان میں ہوا فرقہ وارانہ فسادات اور بم دھماکے، دہشت گردی، قتل و غارت، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ خدا اس قسم کی کسی بھی، اللہ پاک اس قسم کی بھی کسی بھی قسم کی مشکل صورتحال سے پاکستان کو بچائے، کیونکہ اگر سعودی عرب اور ایران کے درمیان خدا نخواستہ کوئی براہ راست لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو تمام تجزیہ نگار اس وقت ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ایسی صورتحال کے اندر پاکستان پر بھی دباؤ بڑھے گا، اور آگے چل کر یہ بھی ممکن ہے کہ یمن کے جو حوثی ہیں وہ سعودی عرب پر حملے شروع کر دیں۔ ایسی صورتحال میں پھر پاکستانی فوج اگر آگے بڑھی یمن کے خلاف بھی، ان کے خلاف بھی، تو پاکستان کی جو لڑائی ہے وہ ایران کے ساتھ اس طرح سے براہ راست تو نہیں ہوگی، لیکن ڈاکٹر فاروق حسنات کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پاکستان کی فوج یمن کے حوثی باغیوں کی کاروائیاں جو ہے
وہ روکے گی۔ اور اس سے پہلے 2015 میں سعودی عرب نے یمن پر حملے سے پہلے پاکستان سے اپنی فوج بھیجنے کی درخواست کی تھی، جس کو پارلیمنٹ کی ایک قرارداد پیش ہونے کے بعد مسترد کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ 2015 میں مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، لیکن کریڈٹ دیتے ہیں پارلیمنٹ کو کہ وہاں گئی یہ قرارداد اور پھر پارلیمنٹ نے اس حوالے سے فیصلہ کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تعلقات میں سرد مہری پیدا ہو گئی تھی، اور فاروق اسناد یہ بھی کہتے ہیں کہ گزشتہ برس سعودی عرب کے ساتھ ہونے والے دفاعی معاہدے کی پارلیمنٹ سے منظوری نہیں لی گئی ہے، اور اب مزید فوج بھیجنے سے پہلے بھی کوئی منظوری نہیں لی گئی۔ پاکستان ایران کے ساتھ کسی تنازع کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایران ہمسایہ ملک ہے، اور اگر پاکستان کو کسی مرحلے میں فریق بننا پڑا تو اس پر پارلیمان کو اعتماد میں لے کر فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ اس وقت سینسٹیو صورتحال ہے، اس پر آپ کی رائے چاہیے، آپ کا فیڈ بیک چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔